शाल उठाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री निताशा सिहाग जी, जिला अध्यक्ष आए और मंच का कार्यक्रम। भारत माता की। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और जिन्होंने हरियाणा के अंदर एक नई आशा की किरण पैदा करी, बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरियां देने का काम किया, ऐसे हमारे माननीय मनोहर लाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और बाबूजी, आपको बताना चाहूंगी कि इलाहाबाद आपका विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है। जिस पानी के लिए हमेशा से इलाहाबाद तरसता रहा और हमारे विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे, और जब हमारे बुजुर्गों ने एक बात जाके उनको कही कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया, भाई मैं क्या करूं, थारो तो बांडो ही खराब है। इन बांडे ने सही करण खातर 1500 लाख रुपया माननीय मनोहर लाल जी माने दिया और सारो बांडो सही हो गयो। और इलाहाबाद की एक एक मांग पूरा करने को काम माननीय मनोहर लाल जी द्वारा होने लग रहे है। और इलाहाबाद की बड़ी डिमांडा, चाहे वो चिलकनी माइनर की एक्सटेंशन को काम हो, मारे कॉलेज बनाने को काम हो, मारा पुल बनाने को काम हो, एक एक मांग जब माननीय मनोहर लाल जी आगे रखी तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना आ सोचे कि इलाहाबाद वाने विधायक कौन दियो। इलाहाबाद ना पहला ना उपचुनाव में कसर राख दी, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी पीसा देने में माने कोई कसर कौन छोड़ी। और जब भी नौकरी को रिजल्ट आवे, मारे इलाहाबाद का बच्चा पहली लिस्ट के अंदर, मारे इलाहाबाद के बच्चा को नाम आवे। और अठे जितना परिवार का सदस्य बैठे हैं, आ में भी आधू ज्यादा बंदा ऐसा बैठे हैं जिका के घर में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगी है। और इसी व्यवस्था देने वाले माननीय मनोहर लाल जी को इलाहाबाद की तरफों विशेष रूपों में धन्यवाद करांगा। और आज इस रैली के संयोजक माननीय बड़े भाई मीनू बेनीवाल जी, जो कि समाज सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं और युवाओं को पढ़ने के लिए लाइब्रेरियों की व्यवस्था करते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे मीनू भाई साहब दे रहे हैं। इनके द्वारा ये जो भव्य रैली का आयोजन किया गया है, पूरा इलाहाबाद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे बड़े भाई, समाज सेवी और हम सब के प्रिय मीनू बेनीवाल जी को कि वो आए और माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करते हुए इस रैली को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, ना भाई, गौ माता की। परम आदरणीय हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, भारत के एक बड़े संत माननीय मनोहर लाल जी का मैं इलाहाबाद की पावन धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अभिनंदन करता हूं मेरे पुराने साथी, लोकसभा के प्रत्याशी भाई अशोक तंवर जी का, जो 20-25 साल से मेरे साथी हैं और मेरे सहयोगी भी रहे हैं। हम दोनों ने इकट्ठे काम भी किया। स्वागत है वेद फूला जी का, स्वागत है छोटी बहन नताशा सिहाग जी का, मेरी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी का, गोविंद कांडा जी का, बड़े भाई हैं मेरे रामचंद्र कंबोज जी, छोटे भाई एमएलए साहब का, जगदीश चोपड़ा जी का, जगदीश जग्गा जी, प्रमोद बजाज जी, हमारे हल्का के संयोजक अमीर चंद जी, निकोराम जी, नरेश कटारिया जी, बनवारी लाल जी, मंजीत धालीवाल जी, योगेश शर्मा जी, सतबीर बेनीवाल जी, नथुराम जी, विनोद नागर जी
और बहुत ही मेहनती साथी, बहुत ही मेहनती श्रीमती भावना शर्मा जी, खास तौर पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। श्री युवा नेता श्री करण दुग्गल जी, प्रिंस बिश्नोई जी, सुखविंदर जी बराड़ और गांव के सरपंच विनोद जी का और अन्य सभी साथियों का जो यहाँ बैठे हैं उनका स्वागत। साथ में रवि लड्डा जी, रमेश बहादुर जी, नंदलाल बेनीवाल जी, राम कुमार गोदारा जी और ब्लॉक समिति के चेयरमैन एलनाबाद के हेमराज जी और ब्लॉक समिति चेयरमैन चोपटा के सूरज भान जी, दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कालांवाली की रैली में मैंने आप सबकी इजाजत सहमति से ये पार्टी ज्वाइन कर ली थी और माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से मैं पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैं आप सबको अपने साथ नहीं ले जा पाया। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और आज जितने भी साथी, ये सब आप किस्मत वाले हैं कि एक संत के हाथों पार्टी ज्वाइन करोगे। सब लोग मेरे साथ जो सहमति से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं सारे। जो लोग मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं मेरे साथ, वो सब खड़े हो जाएं। बोल जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मनोहर लाल जी को, आप सबको एक साथ वहीं से खड़े होकर पार्टी में शामिल कर लें। आप सबको पार्टी में शामिल कर दिया है तो अब आप एक नया नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब भी तो शामिल हो, यहाँ अब भी यहाँ मरेड़ा बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाएं आराम से। आप सब आज से भारतीय जनता पार्टी के शोर, आराम से बैठिए, महिलाओं को मौका दीजिए, कुर्सियां ना करो। मैं सारा ने मिलके जाऊंगा रैली के बाद, अठे ही हूं मैं, सारा मैंने मिलके जाइयो। माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज आप भारतीय जनता बैठ जाओ, पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आज के बाद आप सब ने अनुशासन में रहना है और पार्टी के निर्देश जो बड़े नेता संगठन के लोग और जो बड़े हमसे सीनियर लोग दें, उनका सबका पूरी तरह से पालन करना है। चाहे मैं उस वक्त हाजिर हूं या हाजिर ना हूं, आप सब ने पार्टी का सम्मान करना है, सेवा करनी है, समर्पण से पूरा मेहनत करके काम करना है। अगर आप करोगे तो सब आप हाथ उठाकर वादा करके दिखाओ। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे, मन से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर, अब बात ध्यान सुनने की है। अब इन आ जाओ, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी आ जाओ, कुर्सियां लागेड़ी है बैठे। मैं एक बार फिर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पार्टी व्यवस्था से अलग हटके एक बार गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मैं मनोहर लाल जी के पास बैठा था और मैं हॉस्पिटल्स की और नाली की व्यवस्था की सब बातें कर रहा था। तो उन्होंने समझाया था कि समाज के अच्छे लोगों को मिलके, सरकार के साथ मिलके काम करना चाहिए और देश की सेवा भी करनी चाहिए, सरकार के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं सरकार भी करती है और हम सब भी जो सक्षम लोग हैं हमें भी करनी चाहिए। उसी कड़ी में सरकार ने एक दानवीर योजना भी शुरू की है, जो दानी सज्जन देश के प्रति समर्पित है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गांव के लिए, देहात के लिए काम करना चाहता है, उनका हरियाणा सरकार पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसा किया है कि उनका सबका सरकार अभिनंदन और स्वागत करती है। उनसे प्रेरणा लेके माननीय मनोहर लाल जी, आपके उस दिन के बाद हमने कुछ साथियों ने इकट्ठे होके एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि हम कैसे हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और उसी योजना की पहली कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी, हम आपके आशीर्वाद से, आपने हमेशा आशीर्वाद बना के रखा, हमने एलनाबाद के 50 बेड के हॉस्पिटल को अंदर का कंप्लीट हमने तैयार करके, एलनाबाद का सिविल अस्पताल हमने पूरा, हमारी टीम ने तैयार किया। दूसरी कड़ी में आपके आशीर्वाद से माधव सिंघाना का अंदर का सरकार के सहयोग से और हमारे साथियों के सहयोग से हमने माधव सिंघाना का 30 बेड की सीएचसी को भी पूरा नया रूप देने का काम किया। साथ में हमने
चोपटा की सीएससी को तैयार किया, कागदाना की तैयार की, जमाल की तैयार की, दड़बा कला की तैयार की। इस तरह करते करते हम राजस्थान में रामगढ़ में भी एक सीएससी तैयार कर रहे हैं मनोहर जी। ये सब आपने जो रास्ता दिखाया था उस वजह से हो पाया। उसके बाद जिस तरह से आपने आशीर्वाद बना के रखा, सरकार की विभिन्न स्कीम थी, हमने सरकार की उन स्कीमों का फायदा उठाते हुए हमने अपने विधानसभा में 54 लाइब्रेरी हम तैयार कर चुके हैं मनोहर लाल जी, और हमने सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं। सब आपके वजह से ये हो पाया। सब में एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब में बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं, बहुत सुंदर माहौल है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि उन लाइब्रेरी, उन पुस्तकालय लाइब्रेरी के वजह से मेरे विधानसभा के क्षेत्र में यहाँ और मेरे आसपास के अभी पिछली लिस्टों में 2 लिस्टों में 850 बच्चे बिना खर्ची पर्ची भर्ती हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं जो आपने पढ़ाई की है, व्यवस्था शुरू की आप लोगों ने। आप सब मिलकर जो कमेटियां बना काम करते हो, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। आपके दिखाए रास्ते पे चलते हुए हमने 168 गौशाला में, माननीय मनोहर लाल जी आपके आशीर्वाद से हम सब साथियों ने 168 गौशाला में अपनी सेवा दी है और तन मन धन से गौओं के नीचे झुके रहे हैं, उनके कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा देते हैं। हालात ये है कि 105 किलोमीटर के लंबे रास्ते में एक भी गौ माता हमारे इलाके में आपको आवारा नहीं मिलेगी। विनोद सरपंच जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। गांव के मुखिया हैं और बहुत ही भले आदमी हैं, विकास में हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला जाते हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी प्रयास में आपने जो आशीर्वाद दिया था, अब बहुत खुशी की बात है, आपको एक नई बात बताने जाता हूं कि आपके विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी ने जोगीवाला माइनर, आप आगे आओगे खेड़ी माइनर, गिगोरानी माइनर, बन सुधार, अपने बन मंदोरी, कुतियाना माइनर, रामपुरा माइनर, मल्लेका माइनर, एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, आपका शेरावाड़ी, ये सारे के सारे पक्के होने, रीमोल्डिंग के काम या तो शुरू हो चुके हैं या अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। हमारे एलनाबाद की एक भी माइनर, एक भी नहर कच्ची नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। ये सब जो हुआ ये माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हो पाया। उसके बाद हमने खाड़े नाले ये सब जो किए जी, हमने काफी 4000 एकड़ के खाड़े हमने पक्के कराए हैं। और कुछ अगर ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहा तो आने वाली सरकार जब अपनी बनेगी और ये 4-5 महीने ये हैं, हम 2 साल के अंदर अंदर एक एक खाड़ा पक्का कर देंगे। आप बस हमारे पर हाथ बनाए रखना। मेरे किसान साथियों को वादा करते हैं हम, जिस तरह के अपना खाड़ा काम होए को नहीं होए, जच्चे के बात राजी हो नहीं, वो पहलो है विधानसभा देख लो थे तरह कितना काम होने लग रहा है, सारा अंग आशीर्वाद होने लग रहा है। वो आशीर्वाद थे बना के रखोगा के तो बदले में फिर घर घर फिरना पड़ेगा थाने। उसके बाद हमने आपके आशीर्वाद से आंखों का एक पुण्य काम शुरू किया है माननीय मनोहर लाल जी। हम 5 लाख लोगों के ओपीडी आई कैंप लगाने जा रहे हैं। लगभग हमने 40,000 लोगों की आंखों का ओपीडी कर चुके हैं। लगभग 4100 ऑपरेशन हम कर चुके हैं और 21,300 लोगों को हम चश्मा घर जाके वितरित कर चुके हैं। उस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, उन लड़कियों को, उन लड़कों को जो सुबह शाम हमारे लिए काम करते हैं। एक छोटी सी अरदास है आपसे मनोहर लाल जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपकी जनता हैं, आपके बच्चे हैं। सिर्फ एक छोटी सी है कि हमारी घग्गर वाली नाली की थोड़ी सी सफाई करा देना जी। पीछे तो हो गई है, पीछे सड़कें दोनों तरफ से आपने कर दी, दोनों सड़कें ओटू के हेड तक दोनों सड़कें बंद पे बन चुकी हैं जी। अब जो आगे ओटू हेड से और तलवाड़ा तक दोनों तरफ तो जी बंद, सदगुरु प्रताप सिंह जी ने बनवाया था जी एक बार, और अब आप हमारे गुरु हो जी, आप बस उसके दोनों बंद पे सड़कें बनवा दो जी। प्रपोजल आई हुई है, दफ्तर में है, छोटी मोटी एतराज है जी, वो दूर हो जाएंगे जी। और एक नाली की सफाई करा दो जी। जब मैं नाली पिछली बार आई थी आपने मुझे भेजा था जी, मैंने खुद नाली पे रात दिन खड़े होके एक बच्चे को लगा के 400 लोग मेरे साथ थे जी, हमने 2-2 बजे तक काम करके किया था। लेकिन आप ऐसा कर दो जी तो हमें दोबारा काम ही ना करना पड़े, मेरी नाली सफाई करा दो जी। आपको आंख बंद करके 4 पीढ़ियां तक वोट देंगे जी। आपको फोटो भेज देना, आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सहमत हो इस बात से? तो थे सारा इबरल मिल गए, अपना डिमांड कर दी। अब चुनाव को टाइम है, अपनी करेगा, अपना बात है, अपनी बात है बताने को। थाने जिया आज से इकट्ठा हो गया हो, इं इकट्ठो रहना है।
अपने शान की बात है, हल्के का विकास की बात है, किसाना खातर जमींदारा खातर आपने सारा इकट्ठा हो गए एकजुट होके वोट डालना है। और मैं थाने एक लाइन बोलना चाहूं, ध्यान सुन लियो थे, बकड़ी वाली पार्टी तो गई नहीं, कदी वह 5,000 पर ही रह जा। अब बकड़ी वाली कदी 5,000 पर रह जावा। एक बात थाने मैं कहना चाहूं कि रल मिल गए वोट मांगियो और भाईचारा बना के रखियो। और आखिरी बात आ है कि चुनाव तो जीतन आया, पर थाने लाड प्यार मान सम्मान करके थारो दिल जीतन खा आया थे, थारो दिल माने दे दो, बाकी माने की कौन सी है, मैं रात दिन काम करांगा। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की, भारत माता की, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। अशोक तंवर मेरो बचपन को साथी है, ये मैं ही हूं, कदी इया बिया करने लग जाओ, इन्हें हटो जिता के भेज दियो, बाकी मेरो काम है फिर। ठीक है, तो हाथ खड़ा करके बताओ अशोक तंवर जी जिंदाबाद। बहुत बहुत मेहरबानी। जद नारो लगाओ, नारो मुट्ठी बंद करके लगाइयो, क्योंकि आ पंजो है और पंजो काट के गरीबा को हाथ काट के इबा का घर भरे रहे, तो मुट्ठी बंद करके नारो लगाया करो। और अब मैं हमारी बहुत ही सम्मानित, हमारी पूर्व में सांसद रही बड़ी बहन सुनीता दिग्गल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हम सबके बीच में अपनी बात को रखें। माननीय बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी। मान सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, हर दिल प्यारे माननीय मनोहर लाल जी, जो सचमुच अपने कामों से, अपनी हंसी से, अपनी मुस्कान से सबके मन को हर लेते हैं, ऐसे हमारे मनोहर लाल जी। उनके साथ में ही बैठे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय भाई गोपाल जी, जो कि सिरसा से विधायक भी हैं, हमारी सिरसा जिले की जिलाध्यक्ष, युवा नेत्री, आपके ऐलनाबाद की आन बान शान, बहुत सालों से जो ऐलनाबाद के अंदर संघर्ष कर रही है, ऐसी हमारी बहन निताशा सिहाग जी। उनके साथ ही हमारे सिरसा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पिछले 15 सालों से जो लगातार आप लोगों के बीच में हैं और पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, ऐसे हमारे भाई अशोक तंवर जी। इनके साथ में ही हमारे पूर्व में विधायक रहे भाई रामचंद्र जी, भूपेश जी, हमारे बहुत ही आदरणीय वेद जी, अमित चंद जी, गोविंद जी, जगदीश चोपड़ा जी, हमारे महामंत्री जगदीश जी, प्रदीप जी, और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों। 2019 के अंदर जब मैं सिरसा के अंदर आई, तो यहां पर मुझे पता लगा कि 70 से 75% जो लोग हैं वो ग्रामीण आंचल में रहते हैं। यहां पर जो ज्यादा आबादी है वो शहरों की बजाय गांव में ज्यादा है। तो मुझे कहा कि जी आप तो पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुके हो और आप गांव वालों के साथ कहां इतना तालमेल बना पाओगे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, बेशक से अफसर रह चुकी हूं, लेकिन बेटी गांव की ही हूं। और इसलिए जब मैंने गांव के अंदर जाना शुरू किया तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये इलाका जो राजस्थान के साथ लगा हुआ है, और राजस्थान में तो बेटियों को बाईसा बाईसा करके जो प्यार मिलता है, तो आप लोगों ने जिस तरह से मुझे अपने सर माथे के ऊपर रखा, इतना प्यार और इतना स्नेह दिया, तो मुझे समझ में आई कि जितना ज्यादा ग्रामीण इलाका है ना, उतना ज्यादा बेटियों को और महिलाओं को बहुत प्यार करता है। बाईसा बाईसा करके आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया,
मैं तहे दिल से उसकी आपके शुक्रगुजार हूं। ये ऐलनाबाद का इलाका उस समय में भागदौड़ ज्यादा थी, तो बहुत से गांव में तो मेरा आना भी नहीं हो पाया। मेरा बेटा आया था, बल्कि मेरी माता जी आई थी, जो कि आज अब इस दुनिया में नहीं रही। और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा चिंता मत कर, गांव के लोग जो हैं इसी बात से बहुत खुश हैं कि हमारी एक बेटी जो है हमारे बीच में आ रही है। तो मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह से जो महिलाओं को सम्मान हमारे सिरसा इलाके में मिलता है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। 5 साल तक मुझे जो मौका आप लोगों ने दिया, मैंने अपने पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करके और आप लोगों की बात को बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। पूरी बुलंद आवाज मैंने पार्लियामेंट के अंदर सिरसा लोकसभा की और रेलवे के भी जितने काम हो सकते थे मैंने किए। और अब हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई तो नहीं, मेरे से तो छोटा ही है, बल्कि हमारा भाई जो है अशोक आप लोगों के बीच में है। माननीय मनोहर लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में आपका जो कैंडिडेट है, ये आप लोगों से कोई नया नहीं है। 15 साल से आप लोगों के बीच में ही है और आपने एक बार इसको पंचायत में, बड़ी पंचायत में भेज भी चुके हो आप लोग। तो मैं यही उम्मीद करती हूं कि हमारी जो जिम्मेवारी है, देखो 2019 के अंदर भी हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो प्रण लिया था, उसी की बदौलत आप लोगों ने मेरे को सांसद बनाया। और वही प्रण हम आज फिर लेते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी को उनके कामों को देखते हुए तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए हमारे भाई अशोक को आपने मेरे से भी ज्यादा वोटों से जिताकर और बड़ी पंचायत के अंदर भेजना, क्योंकि पूरे हरियाणा के भी अंदर मैं अगर कहूं कि 10 साल के अंदर मनोहर जी ने जो काम किए, इनको एक तरह से डिजिटल मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, उन सब को अगर किसी ने कंप्यूटर के माध्यम से जल्दी फटाफट एक बटन के अंदर सारी योजनाएं हमारे गरीब जनता तक पहुंचे, ऐसे अगर किसी ने करने का काम किया है तो माननीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। सफेद कपड़ों में अगर संत आप लोगों ने देखना है तो आप लोगों के समक्ष आज बैठे हुए हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के बीच में मनोहर लाल जी आज यहाँ पर पधारे हैं। और ये आप लोगों के मांग पर ही, आप लोगों के डिमांड पर ही हमारे भाई मीनू बेनीवाल जी, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और मेरे भाई हैं, ये भी छोटे भाई, ये भी, इनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ मेरे भाई मीनू बेनीवाल को, जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर जो है आज किया है। मुझे याद है कि मुझे एक बार मौका मिला था जमाल गांव में आने का। एक वहां पर जो है वो हरियाणा के कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे। हमारे जो अभी शायद जिला परिषद के चेयरमैन बन गए, मेंबर हैं, उस समय में वो जमाल के सरपंच हुआ करते थे। हमारे भाई मोटे तगड़े से कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो हाँ, नंदलाल जी, अच्छा ये बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कार्यक्रम कर रखा था वहां पर हरियाणा के कल्चरल प्रोग्राम का। और भाई मैंने देखा वहां पे, मेरे को मुख्य अतिथि बुला लिया। मैं कहा भाई तुमने बुला तो लिया, मैंने देखा प्रोग्राम। वो देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ यहाँ पर गांव के लोगों को कहने की जरूरत है। और जब मैंने अपनी बात वहां पर रखी तो मैं हैरान हुई बड़ी कि गांव के और खासकर युवा, वो सच में ये चाहते हैं कि कोई उनको सही बात, ठीक रास्ता दिखाए। वो चलना चाहते हैं ठीक रास्ते पर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस कार्यक्रम को उन्होंने बीच में ब्रेक लगाकर मेरी बात को बहुत बारीकी से सुना। और जब मैंने उसको ये बात ये कही कि हम देखिए, हम जिस संस्कृति से आते हैं, माँ सरस्वती की धरती है, हम कला के पुजारी हैं, तो कला का हमें ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए कि जिससे हमारे युवाओं को कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। वो पहला मेरा जमाल गांव के अंदर जो है वो आना हुआ था और उसके बाद से मेरा जमाल गांव से, माधो सिंगाना से, इस गांव से बहुत अच्छा नाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे भाई मीनू ने जिस तरह से, एक बहुत बड़ा समाज सेवी है ये, और परमात्मा ने इस पे कृपा भी खूब कर रखी है, लक्ष्मी खूब बरसा रखी है। या तो भाई लक्ष्मी जो है वो बाणिया पे बरस है, पर इनकी बार मीनू बेनीवाल पे भी खूब बरस रही है। परमात्मा की बड़ी कृपा इसके ऊपर। तो इसलिए ये कहते हैं कि भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए।
हमारा भाई मीनू तो साधुओं के साथ साथ गौ माता की भी इतनी सेवा करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने जब इनको कहा कि बजट के अंदर आप जो है वो गौशालाओं के लिए पैसा बढ़ाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे इलाके में पूरे हरियाणा के अंदर जितनी गौशालाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा गौशालाएं अगर कहीं है तो वो सिरसा लोकसभा के अंदर है। मैंने कहा कि मुझे आपके बजट में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे गांव के वहां पे जो लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए मैंने कहा खाड़े बनवा दो और इसके साथ साथ गौशालाओं को खूब दिल खोल के पैसा दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए सिरसा के लिए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि जो बजट 40 करोड़ का था उसको 10 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया और सभी गौशालाओं के अंदर पूरी मौज लगा दी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आज माधो सिंघाना की धरती पर पधारने पर, ऐलनाबाद की धरती पर पधारने पर। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो हमारे भाई मीनू ने आप सब लोगों के लिए यहां पर मांग रखी हैं वो सब आने वाले समय में आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को कि वो आएं और सभी परिवार के सदस्यों से अपना आशीर्वाद लें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे आज ऐलनाबाद में आयोजित विजय संकल्प रैली में यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में किस तरीके से हमें इस हरियाणा, इस ऐलनाबाद, इस देश का निर्माण करना है, उसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हमारे हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करनाल के रण में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जैसा सबने कहा भी कि एक संतों की उनकी शैली है काम करने की, निस्वार्थ भाव से लगे हैं और इस भारत भूमि के लिए, इस हरियाणा की जनता के लिए जो उन्होंने किया है वो बेमिसाल है। ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय नेता मनोहर लाल जी हमारे मंच पर बैठे, यहाँ पर सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भाई गोपाल कांडा जी, हमारे भाई भूपेश मेहता जी, रामचंद्र कंबोज जी, हमारे वेद फूला जी, भाई गोविंद जी जो यहाँ चुनाव लड़े हैं पहले, अमीर चंद जी, हमारे चोपड़ा साहब, मंचा सिंह, सभी नेतागण, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी सामने बैठे मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी माधो सिंघाना के और इस इलाके के हमारे सभी साथी, मीडिया के साथीगण, सभी जो हमारे मोर्चे हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मैं आप सबका आज यहां पर पहुंचने पर और खास तौर से जो हमारे भाई आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई मीनू बेनीवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। बहन निताशा जी जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से सब लोगों ने मिलकर के काम किया और आज विजय संकल्प रैली के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। मैं तो सब लोगों का, आप सबका भी, माननीय मनोहर लाल जी का भी, हमारे जितने नेता बैठे हैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, विप्लव जी का, हमारे तमाम जो साथी हैं, क्योंकि ये वो पार्टी है जो परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है। ये पार्टी लोगों से पूछ करके कि कौन उम्मीदवार चाहिए, कैसे करना है, उसके बाद फैसला लेती है। आप सब ने जो अपनी रजामंदी दी, सब ने जो एक अहम भूमिका निभाई, आज उसी के माध्यम से ये कमल का निशान
और ये चुनावी मैदान में मैं आपके बीच में हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अभी भाई मीनू जी कह रहे थे और तमाम साथियों ने अपनी बात रखी। मैं पिछले लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए चुनावी समर में 9 की 9 विधानसभा में मैं गया हूं, और 9 की 9 विधानसभा में जाकर के जब हमने देखा तो हम तो सबसे पहले मनोहर लाल जी का यहां पर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को चमकाने का काम किया। समान जिस तरीके से विकास किया, आज वो हर गांव में जाकर के देखने को मिलता है। हम इसी संसदीय क्षेत्र के जब ऐलनाबाद के गांव में गए, जमाल गांव में, तो हम देख करके हैरान रह गए कि 75 से 80 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्य जा रहे हैं। जब हम वहां पर शाहपुरिया में गए तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। ढूगड़ा में गए, कहीं भी किसी भी गांव में गए, और मैं बधाई देता हूं आप सबको भी, और खासतौर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि जो उन्होंने एक संस्कृति इस प्रदेश में लेकर के आए, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी, जिसकी अभी चर्चा हुई, वो पूरे देश में बेमिसाल है। वो हरियाणा में आज उसकी हर जगह चर्चा है, और वो होश इसलिए संभव पाया क्योंकि हमने पढ़ने लिखने की संस्कृति को जन्म दिया। आज लाइब्रेरियों की चर्चा चल रही थी, कभी देखने को नहीं मिलता था कि ऐसी लाइब्रेरी और उसमें दिन में बच्चे पढ़ते हों। एक तरफ दूसरे प्रदेशों में बॉर्डर के इलाके में नशे फैलाने वाले लोग और उन पार्टियों के जो शासक लोग हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को किस तरीके से आगे लाएं, आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से संवारें, वो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। पूरे हल्के में आप सब जानते हैं, जिस हल्के में आप खड़े रहे, यहां पर खड़े हैं, वहां पर हमेशा भय और बहकाने की राजनीति होती थी। ये जो राजनीति का परिवर्तन हुआ, वो आज मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से आने वाला कल आप सबका होगा। मैं तो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे और 2 रैलियों में जाना है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरीके से किसानों के लिए यहां पर इस पार्लियामेंट हल्के के अंदर हमने, इस सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के 4,500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि, हमारे फसल बीमा मुआवजा वो दिया, जिस तरीके से नाले खाले बनाए, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है कि और आने वाले समय में घग्गर की सफाई से लेकर के और तमाम नहरें निकाली जाएं। आपने मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो काम किया, वो मैं समझता हूं कि पहले की अगर सरकारें हैं, और मैं तो ये बात इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने भी प्रयास किए थे, लेकिन बहुत सी चीजें जिसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे थे, उसको हकीकत में बदलने का अगर किसी ने काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। आज एक बार फिर ये देश का चुनाव है साथियों। मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों से एक ही बात कहूंगा कि देश के चुनाव में हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश बनाने के लिए इस बार वोट देना है। 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों आकांक्षाओं के लिए आज देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण का चुनाव खत्म हो गया। आज से 10-12 दिन बाद हम भी अपना वोट का, मत का उपयोग करेंगे। वो 5 सेकंड जब आप बटन दबाते हैं तो आपने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कौन देश का नेतृत्व आज मजबूती से कर सकता है, कौन हमारे देश को नई दिशा में ले जाकर के अगले 20, 30, 50 साल की दिशा को एक ठीक दिशा में ले जा सकता है, कौन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। और अगर ये फैसला आप लेंगे तो जिस तरीके से 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत बुनियाद इस देश की रखी विकास कार्यों के माध्यम से, समस्याओं की राजनीति का समाधान करके, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे करतारपुर का हमारा कॉरिडोर जो बाबा नानक की धरती को हमारी भारत की भूमि से जोड़ने का हो, चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए आने वाले समय में लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, इस तरह की तमाम बातें हैं, छोटे से उसमें नहीं हो सकती। मैं तो इतना ही सबसे गुजारिश करूंगा कि 10-12 दिन अपना समय दे दीजिए और बहकावे भय और ये जो
झूठ बोलने की राजनीति है। अपनी वोट की ताकत से, जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार सबको दिया संविधान के माध्यम से, आज जो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, ना वो संविधान बचाने में किसी तरीके से उनका कोई है। वो तो संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। वो तो किसान, मजदूर, गरीब के ऊपर जीवन भर, जब से देश आजाद हुआ, उन्हीं लोगों ने प्रहार किया। आज अगर देश हमारा विकसित नहीं हुआ और मोदी जी उसको विकसित करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में लेकर के उसका संकल्प आगे वो चल रहे हैं, तो हम सबसे यही अनुरोध और सबसे गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है, पूरी ताकत लगाइए और 25 तारीख को कमल के निशान के सामने इतने बटन दबाइए कि जिनका वैसे दिमाग खराब रहा, जिनके आज भी अहंकार दिमाग में है, जो आज भी ये सोचते हैं कि उसी पुराने ढर्रे पे हम देश की जनता को लेकर के चलेंगे। आज ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ ये जागरूक इंडिया है और मुझे पूरा यकीन है ये जागरूक इंडिया आने वाले समय में 400 पार करेगा और 4 जून को अपनी सिरसा की एक मजबूत हिस्सेदारी, पिछली बार बहन सुनीता जी को आप सब ने 3 लाख वोटों से जिताया था। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, उस समय मोदी जी का, मनोहर लाल जी का 5 साल का कार्यकाल था, आज वो कार्यकाल 10 साल का हुआ है और इस बीच में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। तो इसलिए 10 साल के कार्यकाल पे मोहर लगा करके इस बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बने, बार बार मोदी सरकार बने और आपके लिए काम करे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी आज की जितनी भी हमारी 9 रैलियां थी, आज मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज समापन समारोह में, सारी रैलियों के समापन समारोह में वो यहां पर आए, आशीर्वाद दिया। आप इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए। हम भारत को भी, इलाहाबाद को भी और अपने इस हरियाणा को चमकाने में, मेहनत करने में, खून पसीना एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनेहाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है और जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं, उनका खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, उद्घोष के साथ। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी माननीय मनोहर लाल जी को। भारत माता की, भारत माता की। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। भारत माता की। हमने सगड़ा ने मेरी राम राम भाइयों, मोदी जी की भी राम राम। आज की ये एक ऐतिहासिक रैली, इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में जनसमूह, और जैसा बताया गया कि हमारी जो विधानसभा अनुसार रैलियां चल रही हैं, उसमें 90 विधानसभाओं में ये आज 88वीं रैली है। 2 रैलियां अभी आज बाकी और बची हैं। शाम तक सब 90 के 90 कंप्लीट हो जाएंगी। सिरसा लोकसभा की ये आखिरी रैली समापन की रैली है। इसमें आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे साथी, मैं साथी इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव हमारे अशोक तंवर जी सिरसा से लड़ रहे हैं और मैं भी लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ रहा हूं, तो वे ना मेरे साथी है। तो इस नाते से श्री अशोक तंवर जी, जो पहले भी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में अपने प्रत्याशी हैं, साथ बैठी हैं हमारी वर्तमान सांसद जिन्होंने लगातार 5 साल इस इलाके की सेवा की है, बहन सुनीता दुग्गल जी।
पार्टी की हमारी जिलाध्यक्षा बहन निताशा सिहाग जी अभी अभी जिलाध्यक्ष बनी हैं। मुझे लगता था पता नहीं बड़े बड़े कार्यक्रम को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ के संयोजक जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया है, ऐसे भाई मीनू बेनीवाल जी, इन्होंने, और निताशा सिहाग जी हमारी जिला अध्यक्षा है, तालमेल बैठा करके कितनी बड़ी एक सुंदर रैली की है। मैं इनका, हमारे बीच में सिरसा से हमारे विधायक भाई गोपाल कांडा जी भी उपस्थित हैं। भाई गोविंद कांडा जो रानिया से पहले प्रत्याशी रहे हैं, नहीं यहां अपने इलाहाबाद से भी रहे हैं, तो इस नाते से पूर्व विधायक रानिया श्री रामचंद्र कंबोज जी, सरकार में चेयरमैन है भाई वेद फुल्ला जी, पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे नेता, ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी की एक प्रकार से हम बीज बोया, जड़ें इन्होंने जमाई, उसके ऊपर आज फल फूल वृक्ष लग रहे हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अमीर चंद मेहता जी। मित्रों, सबसे पहले तो आप सब जनता, जैसा मीनू भाई जी ने बताया, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मीनू बेनीवाल जी ने पार्टी ज्वाइन की थी कुछ महीने पहले, लेकिन इनके साथ जितने साथी थे उस दिन तो शायद शामिल नहीं हो सके, लेकिन आज सामूहिक रूप से आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाता है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मीनू बेनीवाल जी एक केवल राजनीतिक आदमी नहीं बल्कि एक जन सेवक हैं। जैसे अपनी तकरीर में बता रहे थे कि कितने इन्होंने सेवा के कैंप लगाए, और आप सब लोग इनका जो सहयोग करते हैं, जन सेवक और राजनीति दोनों चीजें मिल जाएं तो सोने पर सुहागा होता है। मित्रों, सोने पर सुहागा। तो हमारे पत्रकार छायाकार भाई भी यहां है उपस्थित, मैं उनका भी सबका अभिनंदन करता हूं। आजकल पत्रकार छायाकार मित्र खास दोस्त बनते हैं तभी बातें आगे बढ़ती हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ आ गया, तो इसलिए इनका भी सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, वैसे तो मैं पहले भी बहुत बार आया हूं, खास करके अभी जब बाय इलेक्शन था तब भी आया था, उससे पहले भी सन 1990 से बाद तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नाते लगातार आता रहा हूं। ये मेरे सारों इलाकों देखे उड़ा, सब देखे उड़ा, अलनाबाद होया, फिर नीमला गांव होया, गंगा गोरीवाड़ा, वो सारे गांव हुए, अबूब शहर तक, कितना ही मैं घूमा उस इलाके में। माधो सिंह आना भी पहले आना हुआ, सिरसा तो बहुत ही आता था। उस समय के बहुत साथी मिलते हैं, मन में बड़ा आनंद आता है। तो आज मेरे मित्रों, नए उत्साह के साथ हम यहां दिख रहे हैं। सब गर्मी भी खूब है, मौसम की भी गर्मी है, चुनाव की भी गर्मी है, लेकिन ये गर्मी जब मन में उत्साह हो तो इस गर्मी का बहुत लाभ हो जाता है, और ये हमको सबको मजबूत करती है। भाई बहनों, आपका प्यार और समर्थन, इसको मैं नमन करता हूं। लगातार हरियाणा की जनता की सेवा का मैंने 9.5 साल का अवसर मिला, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर दृष्टि से जनता की सेवा कैसे की जाए, बहुत से काम गिनाए गए हैं। आज मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। हाँ, एक समस्या यहां इस इलाके की पानी की जो हमेशा रहती थी, और इसके बारे में अलग अलग नेता अलग अलग कहते थे। एक आपके नेता के बारे में तो ये कहा जाता है कि थारे अठे का जो नेता चौटाला जी, वो कहा करतो कि पानी ना मांगो बाकी क्या मांग लो, यूं ही कहता था, बाकी क्या मांग लो क्योंकि थारो भांडो खराब है, यूं ही कहता ना। लेकिन भाइयों, अब ये भांडे ने सही कर दो भाई, कोई चिंता ना करो, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा, चिंता नहीं करो, बस इस भांडे ने ठीक कर दो। इतना ही निवेदन कि आप लोग, क्योंकि हमने यहां चाहे हमारा विधायक नहीं भी था, हमारी सांसद पिछले समय से काम करती रही, बार बार वो कहती भी थी, तो इस इलाके के लिए
माइनर हुए, नालियां जो भी खाल हुए, उनके लिए कुछ मांग तो आज भी उठती है कि गग्गर का जो नाले, गग्गर का जो नदी है उसके आगे के नाले जो टू हेड से आगे के उनकी सफाई करवा दो। भाइयों, इन सब बातों के लिए भाई बैठ जाओ जरा, हमारे इसके बीच में बाधा ना बढ़ो। तो इस नाते से हमने 13 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन कर रखा है और वो सारे काम आपके होने वाले हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। शेरावाली माइनर के लिए भी हमने पैसा भेजा है, शेरावाली माइनर का काम भी ठीक होगा। बहुत से गग्गर के साथ जुड़ी हुई चीजें उनको सबको हम ठीक कराएंगे। भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया 9.5 साल का, हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं जितना आपने प्यार दिया है हम तो शायद उसका ब्याज भी नहीं लौटा पाए, उसका मूलधन तो भी बाकी है जो हमने लौटाना है आपको। हमने बहुत काम करने हैं और किसी भी काम के लिए जितना हमें समय मिला, और इससे पहले जो बिगड़ी हुई सारी स्थिति, हर प्रकार की स्थितियां बिगड़ी हुई थी, करप्शन की यहां स्थिति थी, कोई व्यवस्था प्रशासन की मिलती नहीं थी, लोग धक्के खाते थे। यहां का आदमी चंडीगढ़ पहुंचने में 350 किलोमीटर दूर जाकर के 4-4 दिन 6-6 दिन एक कागची लेके वहां बैठा रहता था। वहां मंत्रियों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर, विधायकों के घर पर भीड़ रहती थी। हमने आने के बाद सब व्यवस्थाएं सुधार दी कि नहीं, एलनाबाद के गांव का कोई आदमी अपनी बात हमको पहुंचाना चाहता है तो सिर्फ सीएम विंडो पर चले जाओ, अपना पर्चा जाके दे दो, आपकी बात तुरंत हमें चंडीगढ़ में पता लग जाएगी, तुरंत पता लग जाएगी। और लाखों एप्लीकेशन आई हमारे पास, उन सबका समाधान किया है। आपको एजेंट को पकड़ करके, मैं एजेंटों को कहता हूं दौड़ कपड़ी है, दौड़ कपड़ी है, पकड़ पड़ के मांड लगा के आज जो घूमते थे बाजारों में, गलियों में, गांव में कि थारो काम मैं करा के लाऊंगा, वो गाड़ी लेके जाता, हमें साथ लेके जाता, किराया देता, किराए के साथ तेल डलवाता, वहां जाके होटल करने का खर्चा हमें देना पड़ता, वहां खाने के लिए भी खर्चा देना पड़ता और साथ में पीने के लिए भी देना पड़ता, वो भी देना पड़ता था। कई कई दिन पड़ा रहता। फिर कोई गलती से काम हो भी जाए तो वापस घर पहुंचते तो पहुंचते पहुंचते पीछे से उस काम को कोई उल्टा करवा देता। हमारा नौकरी यानी ट्रांसफर हुआ, घर पहुंचे पीछे से ट्रांसफर कैंसिल हो गया। हमने कहा ये सब धंधे बंद करो। हम किसी को जाने ना जाने, अगर आदमी की उसके अंदर कोई योग्यता है या आदमी की तकलीफ है, उसका ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो भाई। सीनियर आदमी सबसे पहले अपना हक पाएगा। जो नया आदमी है वो थोड़ा पीछे 2-4 साल 5 साल बाद थोड़ा दूर रह लेगा, फिर नजदीक आएगा। हर किसी के नंबर बता दिए कि थारे इतने नंबर है ट्रांसफर में, ये रैंक बना, इस रैंक के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। जैसे रिटायरमेंट के नजदीक आएगा, अपने घर के पास या जहां घर है उस जगह पर पहुंच जाएगा। ये हमने पॉलिसी बढ़ाई। कोई भी मास्टर पूछ के देख लेना, मास्टर आज ट्रांसफर के लिए कोई नहीं जाता। ऐसे ही बाकी कर्मचारियों के लिए हमने कर दिया है कि कर्मचारी मन चाहे स्थान पर रहेंगे। हाँ, एक वार्निंग हम कर्मचारियों को देते हैं, पहले भी दी है, आज भी देते हैं कि गलत काम कोई मत करना। गलत काम करोगे फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं। अगर सेवा करने के बजाय आपने अपना हाथ किसी की जेब में, गोज में डाल दिया, किसी के खीसे में डाल दिया, पैसे निकाल लिए, तो भाई थारे अंदर से भी उंगली पकड़ के निकाल लेंगे, उंगली पकड़ के निकाल लेंगे। इस करप्शन के खिलाफ हम हैं। और एक बात तो मैं आज और भी कहना चाहता हूं मंच से, कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खुट्टों से बंधे हुए हैं और वे इन इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे।
जनता को परेशान नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। तो मेरे मित्रों, अब ये चौथे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो गया है। 7 चरण यानी आधा से ज्यादा हो गया है, और आधे से ज्यादा होने के बाद अब एकदम चित्र स्पष्ट हो गया है। चाहे हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं, सर्वे के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कहीं मैदान में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो सुनिश्चित, सरकार बनाना तो सुनिश्चित हो ही गया है, लेकिन अब अगली बारी ये जो लाइसेंस रिन्यू करना है, मोदी जी भी आखिर सरकार चलाते हैं, हम भी चलाते हैं रहे हैं, तो हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जनता के पास आना पड़ता है ना। तो जनता किसका लाइसेंस रिन्यू करेगी या दूसरा किसी को लाइसेंस देगी, ये भाइयों बहनों आपके हाथ में है। और जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी सुनिश्चित तो है, लेकिन अब इस रिन्यूअल को, ये जो रिन्यू करना है हमारा, नवीनीकरण करना लाइसेंस, अब हमने गोल्डन अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में इसको करना है। और स्वर्णिम अक्षरों का मतलब यह है कि इस बार सीटें केवल 272 या 303 ऐसा नहीं, क्योंकि पिछली बार हमारी 303 थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आनी चाहिए 370, और बाकी एनडीए के लोगों की भी 30 से ज्यादा आकर कुल मिलाकर के इस बार ये 400 पार की बात हमने कही है। और ये तभी है जब एक एक सीट पर हम चिंता करेंगे। अगर करनाल के लोग करनाल की चिंता कर रहे हैं, तो सिरसा के लोगों को सिरसा की चिंता करनी पड़ेगी। और देखिए, चुनाव होता है। भले मैं कह रहा हूं कि ठीक है, 3-4 चरण में हम आगे हैं, लेकिन आखिर तक चुनावी घोड़ा वही है जो पोलिंग मतदान तक अलर्ट रह करके हर एक का वोट डलवाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए। मित्रों, पिछले दिनों का ये जो उत्साहजनक समाचार मैं आपको बता रहा हूं, हर जगह कांग्रेस बौखलाई हुई है। 2 कारण है कांग्रेस के बौखलाने के। एक कारण हार का डर, और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हारना तो तय है ही है। दूसरा कारण 10 साल में जो मोदी जी ने काम कर दिए, वो कांग्रेस पिछले 55-60 साल उन्होंने राज किया नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने तो काम उलझाए हैं। अगर देखा जाए तो संविधान में 370 लगाई तो किसने लगाई? कांग्रेस ने। और कांग्रेस में भी नेहरू जी के कारण से ये पाप हुआ। ये पाप नेहरू जी ने किया। सरदार पटेल नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दो, कि देश का कानून तभी लागू होगा जब जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे हमारे ऊपर लागू करो। क्या कभी बाप से बेटा बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? लेकिन यहां वो कर गए कि केंद्र सरकार की बड़ी ताकत होती है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर को बैठा दिया। नहीं हो सकता था। हमने कहा इसको खत्म करना चाहिए, कांग्रेस डराती रही, 370 खत्म करोगे तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी और संघर्ष होगा। क्या किसी व्यक्ति को एक खरोंच भी आई क्या? एक खरोंच भी आई क्या? नहीं आई। और ऐसे ही 370 के बाद राम जन्मभूमि का विषय 500 साल से उलझा के रखा हुआ था। मोदी जी ने अपने वकीलों के साथ बात करके सुप्रीम कोर्ट में अच्छी दलीलें दे करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब ये जो स्थान है ये राम जी का जन्म स्थान है, या मंदिर बनना चाहिए। इसका डर भी वही दिखाते थे कि अगर कहीं मंदिर बन गया तो यहां भी खून की नदियां बहेंगी। भाई, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, क्या आई किसी का खरोंच? नहीं आई। ये मोदी जी का काम करने का तरीका। मोदी जी कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करते। हाँ, मोदी जी जो मुंह से कह देते हैं वो पक्का डिसीजन होता है, निर्णय होता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। वो कहते हैं जो करूंगा देश के हित में करूंगा। वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते। वो करते हैं देश के लिए करते हैं। उन्होंने परिवार माना तो देश को माना है। ये कांग्रेस के लोग बड़ी उनके साथ मजाक में या कहो चिढ़ाने के लिए कहो या किसी प्रकार से आलोचना करने के लिए, क्या तुम्हारा तो परिवार नहीं है?
मनोहर लाल तुम्हारा तो परिवार नहीं है। हमने भी कुछ महीने चुप करके सुना और बाद में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, हरियाणा के 2,82,09,695 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं भाइयों बहनों, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे चिंता है तो इनकी है। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी जी ने जितने काम किए हैं उस काम में जब ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब इनसे बात की जाए गरीबों के घर की, परेशान हो जाते हैं। नल हो, चाय हो, गैस हो, बिजली हो या घरों में शौचालयों की बात हो, ये परेशान हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, स्वच्छता अभियान की बात करो तो ये परेशान हो जाते हैं मित्रों। और अब और कुछ नहीं बचा तो अगर इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं। इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका मानस जिस प्रकार से खराब हुआ, और खराब भी क्यों ना हो, क्योंकि कहने लायक कुछ है नहीं उनके पास। और जब जनता मुकाबला करती है, जनता पूछती है कि भाई ठीक है, इधर तो मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, और भाई तुम जीत भी जाओ, पहले तो बात कोई है नहीं सवाल जीतने का, लेकिन अगर कल्पना करके जीत जाओ तो बताओ तो सही तुम्हारा कौन है। फिर कभी लालू का नाम आएगा, कभी भालू का आएगा, कभी राहुल का आएगा, कभी चन्नू का आएगा, कभी मुन्नू का आएगा, पप्पू का आएगा, ये नाम आएंगे। कौन है तुम्हारा दूल्हा, बताओ तो सही, देश पर राज कौन करेगा। डरते हैं किसका नाम ले, क्योंकि एक नाम लिया नहीं तो दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा टूट जाएंगे। इनके यहां कुर्सी को कायम रखने का भी साहस नहीं होता, तौर तरीका नहीं होता। इनके यहां कोई मनोहर लाल नहीं है कि 11 तारीख को बैठ के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे और 12 मार्च को उठा के इस्तीफा दे देंगे, दोपहर को मंत्रिमंडल बुलाएंगे और अपने हाथ से नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उसकी शपथ करा देंगे 13 तारीख को, और सदन में विश्वास मत प्राप्त करके और मनोहर लाल खुद अपनी सीट से इस्तीफा देके नायब सिंह सैनी आके चुनाव लड़ो। इनके यहां नहीं है ऐसा। भाई बहनों, दम चाहिए और उसमें जज्बात भी चाहिए। उसमें भला क्या है, बुरा क्या है, देश का नुकसान क्या है, ना लाभ क्या है, ये सारी बातें सोचते हैं। तो इन लोगों ने जो खिलवाड़ किए हैं, जो गलतफहमियां पैदा की हैं, अभी और कुछ नहीं तो एक ही बात ध्यान में इनको आई कि ये कहना शुरू कर दो कि भाई सरकार तो 272 में बन जाती है, कांग्रेस 400, भारतीय जनता पार्टी 400 की बात क्यों करती है। अब इसका क्या सवाल जवाब है। हम चाहते हैं पहले 303 थी, इस बार 400 पर आएंगे या 370 पर आएंगे तो देश में मजबूत सरकार बने। जितनी ज्यादा मजबूत सरकार होगी दुनिया में उतना सम्मान भारतवर्ष का बढ़ेगा, भारत के साथ उनका संबंध बढ़ेगा, भारत की बात मानेंगे। हालांकि आज भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति मोदी जी को फोन करते हैं कि मोदी जी संकट है, बताओ क्या करें। यूक्रेन की रूसिया की लड़ाई हो गई, उस लड़ाई के अंदर मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि आप लोगों को 24 घंटे युद्ध विराम करना होगा। उनका करना होगा, हमारी मर्जी करे ना करे, नहीं करना होगा। मोदी जी ने कहा करना होगा। क्यों करना होगा कि हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हम जब तक वो नहीं निकाल लगे तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे। उनको मानना पड़ा, उनको मानना पड़ा। और बल्कि इसी कारण से दुनिया के और बहुत देशों के बच्चे यूक्रेन में गए हुए थे, लाखों बच्चों की जान बची, सबने बच्चे निकाले अपने। आज अमेरिका जैसा देश भी जब संकट में फंसता है मोदी जी से सलाह करता है। और अगर हमारी ये सीटें और बढ़ के आएंगी तो अगर मोदी जी का कद बढ़ेगा तो इस देश का लेवल ऊंचा उठेगा मित्रों, देश आगे बढ़ेगा। तो हम देश के प्रति काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में इस देश का जितना मान बढ़ाया उतना उससे और अगले 5 साल में इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। आज मुझे एक पत्रकार पूछ रहे थे पिछले 5 साल में ऐसी क्या खास बात हुई है क्या पहले से ज्यादा मांग रहे हैं। हमने कहा मैं बताता हूं। हमने G20 एक विश्व का बहुत बड़ा एक संगठन है, सारी दुनिया के लोग, उसकी अध्यक्षता हमने पहली बार की है। पहली बार G20 में दुनिया की हमने अध्यक्षता की है। हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था जो कभी नीचे
से ढूंढने से मिलती थी, आज ऊपर के 5 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था मिलती है। ऊपर के 5 देशों में आज इस देश की एकता, अखंडता 370 खत्म की तो इन 5 साल में की, 3 तलाक खत्म किया तो इन 5 साल में किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया तो इन 5 साल में बनाया। मैं तो नक्सलवाद का खात्मा किया, जो बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच नक्सलवाद, उसको खत्म किया तो इन 5 साल में किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब आग से झुलसते थे, अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे। अगर यहां से कोई चला जाए तो वो लोग यहां के लोगों को गाली देते थे, यू ब्लडी इंडियंस, यू इंडियन डॉग्स, ऐसा करके बोलते थे। आज वही लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और साथ में अमित शाह जी ने 100 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं, लोगों को समझाया है। छोटे छोटे प्रदेश हैं कि देश की मुख्य धारा में आ जाओ, और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आधे से ज्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का या तो राज चल रहा है या मुख्य विपक्षी दल के रूप में बैठे। कभी हाथ से भी, चिमटे से भी छूते नहीं थे कमल के निशान को, लेकिन आज उन्होंने अपनाया है। आज तो देशभक्ति की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सामने खड़े दिखते हैं। एक सर्वे हुआ, जब वोटर पिछले 4 जो हो गए हैं फेज, एक वोटर बाहर निकलता है और वहां वो पूछता है पत्रकार, मीडिया का आदमी, भाई वोट कहां डाल के आए हो? कांग्रेस एक साथ में खड़ा है, नहीं आप पूछ नहीं सकते, पूछेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। वोटर ने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा पार्टी का, ना नेता का, कैंडिडेट का नाम बताऊंगा, फिर तो उल्लंघन नहीं होता। कि हाँ नहीं होता, फिर बता दो। उन्होंने कहा देखिए, मैं अपने ऐसी पार्टी जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसका नेता देशभक्त है, मैं उसको वोट के डाल के आया हूं। कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं इसने तो बता दिया, ये तो सिर्फ मोदी जी हैं और तो कोई है ही नहीं है। यानी कांग्रेस को भी लगता है कि देशभक्ति की बात करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी, भारत माता की जय करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से जो ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस को हार नजर आ रही है, दिल्ली में तो मां बेटा परेशान है, हरियाणा में बाप बेटा परेशान है। समझ गए ना कि दिल्ली में मां बेटा कौन है? सोनिया, राहुल, और हरियाणा में बाप बेटा कौन है? हुड्डा और उसका बेटा दीपू। हुआ क्या, जब ये चुनाव आए, पत्रकार ने पूछा कि अब आज बार दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह, कहां से लड़ेंगे? हुड्डा साहब कहते हैं कि नहीं भाई, पिछली बार हम दोनों लड़े थे, दोनों हार गए, इस बार दोनों नहीं, एक लड़ेंगे। क्या कारण है भाई, दोनों क्यों नहीं लड़ते? कारण साफ है कि पिछली बार 10 की 10 हारे थे, लेकिन गम सिर्फ 2 के हारने का, 8 के हारने का गम नहीं था उनको। तकलीफ 2 की हुई, सोचा हारनी तो सारी हैं, तो इस बार 2 की तकलीफ क्यों सही जाए, 1 ही की तकलीफ सह लो, अपना जो है नुकसान, अपना जो दुख है आधा कर लो। तो हुड्डा जी अपना दुख आधा करने के लिए और एक ही सीट पर बाप बेटे पे चल रहे हैं, दोनों नहीं लड़े हैं। तो मित्रों, हम तो अपने परिवार में सब लोगों को परिवार साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग देश को लूटने में लगे हैं और ये लूटते जनता को धोखा देके हैं। कैसे धोखा देते हैं, मैं एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में मैंने कई बार देखा होगा, रात को भैंस चोरी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ना। चोरी करने वाले गिरोह आते हैं, अकेला नहीं आता, तो 5-10 लोग चोरी करने आते हैं। एक गांव में रात को गिरोह चला गया चोरी करने के लिए, भैंसों की चोरी करने के लिए। चोर चालाक थे बड़े, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बना लिए चोरों के। एक ग्रुप ने तो भैंस की जो घंटी बंधी होती है ना गले में, लोग घंटी इसलिए बांधते हैं कि कहीं अगर खुल जाए तो भैंस का पता लग जाए घंटी बजते हुए किधर जा रही है। तो उस एक ने तो घंटी खोल ली और दूसरे ग्रुप ने भैंस खोल ली। तो भैंस खोलने वाला इधर चल पड़े और घंटी बजाते हुए एक ग्रुप इधर चल पड़ा। गांव के लोग उठे, सुन गया कि तो चोर है, कोई भैंस चोर है, घंटी बज रही है और भैंस को चुरा के ले जा रहे हैं। वो घंटी वाला तेज दौड़ा, गांव के सारे लोग उसके पीछे हो गए और भैंस वाला भैंस लेके चला गया और घंटी वाला जाकर के खेत में घंटी डाली और दौड़ गया। ढूंढा तो घंटी मिल गई। अब गांव के लोग घंटी लेके घंटी बजाते हुए आ गए, भैंस तो मिली ना।
भैंस मिली नहीं। तो ये चोरी ऐसे ही करते हैं मित्रों। ये घोषणा कुछ करेंगे, आप उसके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन पल्ले इनके कुछ है नहीं, देंगे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं देंगे। ये तो ठगने का एक रास्ता। हम ये आएंगे तो हम ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। मोदी जी कहते हैं हम हर महिला को, गरीब है, गरीब परिवार है, बेरोजगार नौजवान है, उसको काम करना सिखाएंगे। महिलाओं को लखपति दीदी बढ़ाएंगे। हम उनको पायलट, अभी आप पायलट उड़ रहे हैं, पायलट ड्रोन, ये ड्रोन उड़ रहा है लाल हरा, ऊपर देख रहे हो ना, ये ड्रोन, हम महिलाओं को ड्रोन देंगे लेके, और ये मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं, थोड़ा सा सीखना होता है, बच्चे भी सीख लेते हैं इसको कैसे घुमाना उड़ाना है। बड़े बड़े ड्रोन आ गए हैं, उन ड्रोन के माध्यम से अब खेतों में दवाई का भी छिड़काव होता है, उसमें खाद नैनो यूरिया का भी छिड़काव होता है, फोटोग्राफी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले काम में लेते हैं। हमारे कई डिपार्टमेंट अब ड्रोन से सर्वे कराते हैं। तो ये ड्रोन के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारे नौजवानों को कमाई हो, और लाख रुपया साल का कम से कम उनकी कमाई जरूर हो जाए। ये लखपति दीदी का आह्वान किया है मोदी जी ने। और वो हमारे भाई क्या कहते हैं, हम इनके खातों में लाख रुपया जमा कराएंगे। भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, मैं हिसाब लगाता हूं कि अगर लाख रुपया ऐसे गरीब और बेरोजगार नौजवानों के खातों में डलवाएंगे तो जितना पैसा डलवाना पड़ेगा, जितना साल भर का बजट है, सारे का सारा खत्म हो जाएगा उसमें। इस योजना को कभी लागू कर ही नहीं सकते, कभी नहीं लागू कर सकते। लेकिन क्योंकि लालच देना है, झूठ बोलना है, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। एक कहावत है ना, न 9 मन तेल होगा और ना नाचेगी। इन्होंने राज तो करना नहीं है, झूठे पास से फेंक दो, लोगों को बरगला दो। तो ये लोगों को बरगाड़े का काम ये कर रहे हैं। हम लोगों ने इस हादसे में नहीं आना है। आएंगे कुछ भी बोलेंगे। और ये हमारी उस साइड वाली जो बहन है जो चुनाव लड़ रही है, वो इस प्रकार के झूठ बोलने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। उससे सावधान रहना। हमने उनको भुगत रखा है, आप सबने भुगत रखा है। तो मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि अब आपने आने वाले 25 मई को जो काम करना है, अब उसमें जिताएंगे आप, तो उस समय निश्चित रूप से सारे देश में एक लहर चलेगी, खुशी की लहर चलेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, आज तो मैं भाषण देने के लिए आया हूं और कुछ नहीं दे सकता। आज तो मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? वोट मांगने के लिए आया हूं। अगली बार आऊंगा तो आपको बधाई भी देने आऊंगा, आपको और भी जो आपने आज मांगा उसको देने आऊंगा, और आपसे लड्डू खाने भी आऊंगा। खिलाओगे ना? तो जीत के लड्डू भी आपने खिलाने हैं। 25 मई संकल्प लो, 25 मई कांग्रेस गई। 25 मई और 4 जून आई, जनता को भाजपा भाई। 4 जून आई, जनता को भाजपा भाई। ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना दो, इतने वोट डाल दो मित्रों, कि आगे 4 जून पर मशीनें भी घबरा जाएं कि कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। भाइयों, थारे पाछे भी खूब करे है काम, आगे भी करूंगा काम। सगड़ा न मेरी राम राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मनोहर लाल जी यहाँ पहुंचे आप सबके बीच में।